18 इलेक्ट्रॉन रूल देखना है या EAN इसमें देखना है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखने के लिए क्या करते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम यूज करते हैं, और EAN कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर यूज करते हैं, किसका, मेटल का, है ना। चलिए देखिए, टैक्सीनियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7। क्यों 7 होगा, क्योंकि ये मैग्नीज की फैमिली का है। इसकी हेप्टिसिटी 5 है तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 5। इसकी हेप्टिसिटी कितनी है, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा, कितना हो जाएगा, 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, और जो कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है वो EAN रूल भी फॉलो करता है ना। तो अगर इसी के जगह में टैक्सीनियम का क्या ले लेता, एटॉमिक नंबर ले लेता, तो टैक्सीनियम मतलब क्या है, ये 4D है, टैक्सीनियम मतलब 4D है, तो ये टोटल का जोड़ कितना हो जाता, 54 के बराबर होता। टोटल का जो सम है कितने के बराबर होता, 54। या मैं बोलूं इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 5 11, 11 अब अपने को ले जाना है कहां पे, 54, तो 11 में कितना जोड़ोगे कि 54 हो जाएगा, 43, है ना, क्या 43 इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो EAN कैलकुलेट करने के लिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए अपन सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं, फिर ये लिगेंड ने 5 इलेक्ट्रॉन दिया, इस लिगेंड ने 6 इलेक्ट्रॉन दिया, टोटल हो गया 54, किसके बराबर, जेनॉन के बराबर, मतलब ये EAN फॉलो कर रहा है, ठीक है। आ जाओ भैया, ये हेप्टिसिटी 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, ये क्रोमियम की फैमिली का है, क्रोमियम की फैमिली में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी हेप्टिसिटी कितनी है, 7 है ना। ये क्या हो जाएगा, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। या ऐसे यहां देखते हैं, हेप्टिसिटी 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, इरिडियम 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट की फैमिली का है तो 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस 4, कितना हो जाएगा भैया, 5 4 9, सॉरी 9 और 9 18, कितना हो जाएगा 18, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है ना, एज वेल एज EAN भी फॉलो कर रहा है। इसकी हेप्टिसिटी 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, और निकेल के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस ये हेप्टिसिटी 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 18। तो ये कंपाउंड भी क्या फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। जो कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है वो EAN फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए, इसमें क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है। तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है या कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी निकालना है, तो सिंपल हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करके अपन ये चीज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, कि कितने मेटल हैं, 2 मेटल है ना। मैग्नीज के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस 10 कार्बोनाइल, और 10 कार्बोनाइल कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस हमको क्या निकालना है, 2 इंटू मेटल मेटल बॉन्ड, 2 इंटू मेटल मेटल बॉन्ड। 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो अपन को पता चल जाएगा कितना मेटल मेटल बॉन्ड होगा। अब मेटल कितने हैं जी, 2 है, 18 इंटू 2 कर देना है ना भाई, 18 इंटू 2 कर देंगे। अब क्या होगा देखना, 14 प्लस 20 प्लस 2 इंटू मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल टू 36, ये कितना हो जाएगा 34, उधर जाएगा क्या हो जाएगा 36 माइनस 34, तो मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा भैया 1। मतलब इसके स्ट्रक्चर में कितना मेटल मेटल बॉन्ड होगा, 8 मेटल मेटल बॉन्ड होगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं कैसा होता है, MN और S। सर 18 क्यों साइड लिखे, 2 मेटल मतलब 2 मेटल है तो 2 समझ में आ गया,
सर 18 का समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 18 इसलिए लिखे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं ये कंपाउंड क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, और दो मेटल है तो 2 बार 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा मैम, इसलिए 18 इंटू 2 किए हैं। जैसे यहां सॉल्व करूंगा तो 18 इंटू 3 करूंगा और नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड में फाइंड आउट करूंगा। देखिएगा इधर फिर से, यहाँ नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 3, और आयरन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, प्लस 12 इंटू 2 प्लस 2 इंटू मेटल बॉन्ड, कितना लिखेंगे हम 18 इंटू 3 लिखेंगे यार। चलो ये क्या हो जाएगा 24, 24 और 24 कितना हो जाएगा 48, है ना 48 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 54 माइनस 48, तो मेटल बॉन्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना मेटल बॉन्ड आएगा 3 मेटल बॉन्ड आएगा। अब 3 मेटल बॉन्ड आ रहा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, 1 2 और 3, है ना, कितना है 12, तो 4 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों क्या है कार्बोनाइल है। चलिए सर 3 आने वाले का ना, बीच में तो तीनों बॉन्ड हो गए, टोटल 12 कार्बोनिल। अच्छा हाँ, मेटल बॉन्ड में आयरन के बीच बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बच्चा, हाँ ये देखिए वो क्यों हुआ है, यहाँ पे 2 मेटल है तो ये 2 बार 18 के मल्टीपल में आएगा ना, क्योंकि 2 मेटल है, एक मेटल एक बार 18 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 2 बार करेगा, ठीक है। ऐसे ही चलो ये क्या है 2 इंटू आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 2 इंटू मेटल बॉन्ड, कितने मेटल हैं 2 है ना, 13 इंटू 2 करेंगे, ये 8 दूनी 16, 16 और 9 दूनी 18 प्लस 2 इंटू, ये हो जाएगा 36, 2 mm मेटल बॉन्ड इज इक्वल टू 36 माइनस 34 mm, क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 1, कितना मेटल बॉन्ड होगा 1 मेटल बॉन्ड हो गया। कार्बोनाइल 9 है ना। अब इसका जो स्ट्रक्चर 3 ब्रिजिंग होता है, चलो देखो मेटल क्लस्टर में पढ़ेंगे इसको हम लोग, इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो D3H होता है, पॉइंट ग्रुप होता है वो D3H होता है, D3H। कभी पूछ दिया, मेथड यहाँ पे सेम है, कितने मेटल हैं 4 मेटल है, कोबाल्ट के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन, 12 इंटू 2 प्लस 2 इंटू मेटल बॉन्ड है ना, कितने मेटल हैं 4, तो 18 इंटू 4 कर देंगे यार। चलो ये क्या हो जाएगा 36 और ये 24 प्लस 2 इंटू मेटल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा 72, तो 72 माइनस 60, मेटल बॉन्ड 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, कितना मेटल बॉन्ड हो जाएगा 6 मेटल बॉन्ड होगा। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कैसे 6 मेटल बॉन्ड होगा उसका,
ऐसे 4 हो गए, 5 और ये 6, ठीक ऐसे। अब ये कार्बोनाइल कैसे जुड़ेगा, ब्रिजिंग होगा, कितना टर्मिनल होगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे जब मेटल क्लस्टर पढ़ेंगे तब। अभी इसके बॉन्डिंग पे नहीं है। मेटल क्लस्टर में अलग अलग होता है। नहीं, वो बोलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो इस पे चार्ज क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8 है ना, ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा 6 है ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कर देंगे जेड इज इक्वल टू 18 कर देंगे। क्या हो जाएगा 18 माइनस 14, जेड इज इक्वल टू क्या आएगा 4, जेड इज इक्वल टू क्या आएगा। ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब आपका यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना जरूरी है कि जेड पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में। जेड किस में आएगा जी, नेगेटिव में आएगा, तभी हम क्या कर पाएंगे जोड़ पाएंगे। इसलिए नेगेटिव चार्ज रहता है उसको जोड़ते हैं ना, पॉजिटिव को क्या करते हैं माइनस करते हैं। नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन एडेड है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे -4, चार्ज क्या हो जाएगा -4, क्योंकि ये 4 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसे ही ये ना, ये जो सवाल लिख रहा हूं वो आया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है नेट में, मैं जब दिलाया था इसको 16-17 की बात है तब आया था ये दिस कंपाउंड फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, सो फाइंड आउट नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड निकालना है। तो अपने को क्या करना है, ये 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना पहले, है ना, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe2 और ये कार्बोनाइल 4 और ये पाई से पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आयरन 2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयरन का 8, कार्बोनाइल 4 है ना, पाई सीपी मतलब साइक्लोपेंटाडाइन है, और एक पाई सीपी कितना इलेक्ट्रॉन देता है 5, तो 2 10 दे गया। कितने मेटल हैं जी 2, है ना। अब प्लस वो मेटल बॉन्ड बोला है ना, 2 इंटू मेटल बॉन्ड। चलो जोड़ लो सारे को, 8 दूनी 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 10 34, तो 36 माइनस 34 ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना मेटल बॉन्ड हो जाएगा 1, कितना मेटल बॉन्ड 1 मेटल बॉन्ड होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये देखो भैया, ये इसका हम लोग वो भी पढ़ते हैं IR से, और ये कार्बोनाइल ऐसे होता है, ये कार्बोनाइल ऐसे होता है, और 2 कार्बोनाइल जो है ऐसे होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें ना 3 टाइप के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है। इसके भी क्वेश्चन आते हैं, जब आपको IR पढ़ाऊंगा इसी में तब आएगा भाई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3 टाइप का कैसे मिलेगा। एक देखो इस और इस कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन ऑक्सीजन का सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का एक क्या मिलेगा मेरे को स्ट्रेचिंग मिलेगा, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मिलेगा, और एक क्या मिलेगा मेरे को ब्रिजिंग का मिलेगा। तो 3 फ्रीक्वेंसी मिलती है, और मेटल बॉन्ड भी पूछा था। तो 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया था कि कितनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी इस कंपाउंड का कार्बोनाइल के लिए, और कितने मेटल बॉन्ड इसमें होते हैं। ये क्वेश्चन दोनों को मिला के 4 नंबर का पूछा था। इसमें क्या निकालना है हमको, इस कंपाउंड में क्या निकालना है, जेड की वैल्यू निकालना है। जेड की वैल्यू मतलब जो इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है ना, उसकी क्या निकालना है अपन को वैल्यू निकालना है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन देगा। चलिए जी इधर आइए, ध्यान से देखिए। अब मेटल का नंबर 6,
और आयरन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। जेड को जेड ही लिख देंगे, है ना। और म्यू मैं बोला ना, कार्बोनाइल चाहे वो 2 एटम से जुड़े या 200 एटम से जुड़े, 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा एक कार्बोनाइल। तो यहाँ का कार्बोनाइल कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 2। अब बात आता है, कल मैं आप लोगों को बताया था कि अगर मेटल 6 है, मेटल 6 है, देखो जी ध्यान से, मेटल जब कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेटल मेटल बॉन्ड हो गया। ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। मतलब जब भी कभी मेटल के क्लस्टर में 6 मेटल होंगे एक साथ, आप बाय डिफॉल्ट कितने मेटल मेटल बॉन्ड गिनोगे? 12 मेटल मेटल बॉन्ड। और एक मेटल मेटल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 12 मेटल मेटल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको बोलेंगे 12 इंटू 2। तो ये जो 12 जो है, ऐसे बोलना कि भैया ये मेटल मेटल बॉन्ड है, इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? कितने मेटल हैं? 6 है, तो 18 इंटू 6 कर देना यार, है ना भाई। चलो चलो, कितना हो जाएगा? 48, 48 और 6 54, 54 और 26, 54 और 26 कितना हो जाएगा? 80, 80 और 24, 80 और 24 104, है ना। ऐसे फास्ट कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। 18 छेद कितना होता है? हाँ 108 ना, पक्का ना? 18 छेद 108 होता है ना। चलिए भैया आ जाइए यहाँ, 108, ठीक। जेड, तो ये 108 माइनस 104, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। 4 है मतलब क्या समझे? जो इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सो इट में बी कार्बन, इट में बी कार्बन। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि इस दिए गए कंपाउंड में जेड हो सकता है? ऑप्शन दे देगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। अब बोलोगे जेड को कैसे पहचानेंगे? वो नहीं बोलेगा एक्टिंग इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलेगा, या बोल देगा। तो आपको कैसे निकालना है जेड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ये अगर पता चल जाए तो हम एटम भी पहचान लेंगे यार वो कौन, ठीक है ना। तो आपको ऐसे निकालना है। कहाँ पे CO3 नहीं है, 8 है, वो 8 कर लो। सॉल्व भी नहीं किया इसलिए, सॉल्व भी नहीं किया इसलिए। चलिए देखिए इधर, इधर देखिए। अब इसमें 8 इंटू 2, अब वेनेडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 5। अब PR2 कितना इलेक्ट्रॉन देगा हमको नहीं पता। इलेक्ट्रॉन अगर वो टर्मिनल होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन देगा? क्योंकि ये देखो नाइट्रोजन की फैमिली में है, और नाइट्रोजन की फैमिली में वैलेंसी 3 होना चाहिए, है कितना? 2। तो -1 चार्ज है इस पे, -1 चार्ज है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन। कौन से केस में? टर्मिनल के केस में। ब्रिजिंग के केस में कितना इलेक्ट्रॉन देगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसलिए हम इसको एक लिख लिए। 2 मेटल मेटल बॉन्ड है, 2 मेटल मेटल बॉन्ड मतलब 2 इंटू 2। कितने मेटल है जी? 2। तो 18 इंटू 2 कर लो यार, कितना है? जोड़ लो सबको यार, क्या आ जाएगा? 16, 16 और 10 26, 26 और 4 30, है ना। x इज इक्वल टू 36 माइनस 30। x इज इक्वल टू क्या आएगा? 6। x को हम एक PR2 को x माने तो 2 को 2x मान सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/2। तो कितना इलेक्ट्रॉन? एक कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 3। तो 2 कितना दे रहा है? 6। जब PR2 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मीन्स PR2 इज अ ब्रिजिंग लिगेंड। ये लिगेंड कैसा है? ब्रिजिंग है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है ना।
3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ब्रिजिंग है। अगर वो टर्मिनल रहता तो कितना इलेक्ट्रॉन देता? 1 इलेक्ट्रॉन देता। चलो सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। तो देखो कितना इरिडियम है? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इरिडियम का 9 कोबाल्ट की फैमिली का प्लस 12 इंटू 2 प्लस 2 इंटू मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? 18 इंटू 4। ठीक है, ये 36 और 24 कितना हो जाएगा? 60 होगा। और ये 72 60 m इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 6। मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो जाएगा? 6। और मेटल मेटल बॉन्ड 6 इसमें कैसे होता है? चार हो गया, 5 और 6, और इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, 12 कार्बोनाइल ऐसे जुड़े रहते हैं। कितने मेटल मेटल बॉन्ड है? 6। इधर देखो भैया, आ जाओ इधर ध्यान से, इसको भी x मान लेना, इसको भी x मान लेना। x x कितना हो जाएगा? 2x। चलो, आयरन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2x प्लस 2 कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कितना मेटल है? एक ही मेटल। चलो जोड़ो, 8 और 4 12। तो 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 12। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आएगा। चलो यहां पर अब कॉन्सेप्ट सुनो, यहां पर अब कॉन्सेप्ट सुनो। 6 इलेक्ट्रॉन देगा कौन कौन? दोनों लिगेंड मिला। 6 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? दोनों लिगेंड मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हमको देने वाले। तो हम क्या करेंगे? पहले हम मैक्सिमम हेप्टिसिटी यूज करेंगे। मैक्सिमम हेप्टिसिटी मतलब कितना? 5। बच कितना गया? 1। तो क्या बोलेंगे हम लोग? हेप्टिसिटी 5 और हेप्टिसिटी 1, इसको डिवाइड कर देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो कहां से आएगा? हेप्टिसिटी 5 और हेप्टिसिटी 1 से आएगा। क्यों ऐसा किया? जो मैक्सिमम हेप्टिसिटी है ना, वहां पे इसका एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन हो रहा था, इसलिए हम लोग क्या लिए? मैक्सिमम हेप्टिसिटी से डोनेट किए। फिर जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसको बचे हुए हेप्टिसिटी को दे दिया। 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 5 इलेक्ट्रॉन 5 हेप्टिसिटी से लिए और 1 इलेक्ट्रॉन को हम सिंगल हेप्टिसिटी से लिए। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन में आइए भैया, इधर इस क्वेश्चन में आइए। तो ये क्या बोल रहा है देखें आप लोग, ये बोल रहा है मेटल को मेटल रहने दो यार, है ना, और कितना? 4 कार्बोनाइल है प्लस 2 नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू हो गया 18। तो मेटल इज इक्वल टू, उधर भेजो सबको, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 18 माइनस 10। 18 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा? 8। मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होना चाहिए? 8। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से 3D मेटल का है भैया? आयरन का है। किसका है ये? आयरन का है। ये है यार, आयरन आ जाएगा, है ना? है ना सिंपल। चलिए हम लोग देखेंगे वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी, इसको अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था 1893 में। 1893 में दिया था अल्फ्रेड वर्नर ने। फिर लेटर ऑन, मतलब थोड़े दिन बाद में 1912 या 13 में इसको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला, है ना? नोबेल प्राइज मिला किसको? केमिस्ट्री में अल्फ्रेड वर्नर को। 1912 है कि 30? हाँ 13 लिखा है ना? 30 शायद, मेरे को 13 याद आ रहा है। चलो जैसा भी मिला तो है बेचारे को। चलिए, तो अल्फ्रेड वर्नर ने क्या बोला? अल्फ्रेड वर्नर ने बोला कि कंपाउंड में 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। कंपाउंड की 2 टाइप की वैलेंसीज होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी।
तो वर्नर ने क्या बोला, वैलेंसी के बारे में बात किया उसने कि कंपाउंड की 2 टाइप की वैलेंसी होती है। वैलेंसी 2 टाइप, क्या क्या बात किया उसने, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको उसने बोला इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा और ये क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है ये, आयोनाइजेबल। इसको बोला उसने सेकेंडरी वैलेंसी को मैं सॉलिड लाइन से दिखाऊंगा और ये क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी जो है क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है जी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से हम लोग दिखाते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी का जो अरेंजमेंट है, स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट, ऐसा कुछ इसका अरेंजमेंट नहीं होता है। मतलब काउंटर आयन है, मेटल से लगा है, कहीं भी लग सकता है यार, किसी भी डायरेक्शन से लग सकता है, वो तो आयनाइज होके जाएगा तब हमको चार्ज मेटल पे दिखेगा। वही क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। वही क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या रहेगा, अरेंजमेंट उसका फिक्स रहेगा। कैसे फिक्स रहेगा, अगर कोई 2 ही लिगेंड है, मतलब 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, कैसे रहेगा मेटल का स्ट्रक्चर, जो कंपाउंड का लीनियर रहेगा। अगर 3 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है। 4 मेटल जुड़ रहे हैं, 4 मतलब लिगेंड जुड़ रहे हैं मोनोडेंटेट, तो या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, है ना। ऐसे 5 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, या फिर और कुछ होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल होगा या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में। तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी 3 डायमेंशनल जो स्पेस है वहां पर उसका अरेंजमेंट फिक्स होता है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसी कंपाउंड को दिखाने के लिए कोशिश करता है वो कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट का वो बनाता है स्ट्रक्चर ऐसे। ये सॉलिड लाइन से दिखाया है उसने, वो क्या है, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब वो प्राइमरी वैलेंसी को ना ऐसे ऐसे दिखा रहा है, बना होगा नोट्स में, ये देखो। तो ये सॉलिड लाइन से बना है, अमीन जो जुड़ा है वो क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, डॉटेड लाइन से जुड़ा है वो प्राइमरी वैलेंसी है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे तो उसने अलग अलग फॉर्मूला बनाया, 6NH3 COCl3 5NH3। चलिए देखते हैं। तो इसमें उसने ऐसे बनाया, ये ओल्ड फॉर्मूला है,
फिर उसने बोला इसको मैं न्यू फॉर्मूला देगा। अब कैसे बनाया उसने, ये अमीन को एक साथ, तीनों क्लोरीन को बाहर। अब इसमें 5 अमीन है, 5 अमीन अंदर और 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन बाहर। इसमें क्या किया उसने, 2 क्लोरीन को अंदर, 1 क्लोरीन बाहर। तो इसी में उसने सिस और ट्रांस बनाया। क्या बनाया, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस कैसे, ये 2 क्लोरीन है ना, अभी क्या है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है, और एक में क्या रहेगा, ट्रांस रहेगा यार। 4 और 2 6, और यहां पर कोई काउंटर आयन नहीं है, 3 क्लोरीन है और 3 क्या है, अमोनिया है। अब उसने अलग अलग नाम दिया, क्या, ल्यूटियो, परप्यूरो, प्रेसियो, वाइलियो। ल्यूटियो, परप्यूरो, प्रेसियो और वाइलियो। वाइलियो, इसका कुछ नाम है, अलग अलग नाम उसने दिया है। अब इतना वो कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब वो आगे चलता है, इसमें इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की वो बात करता है। किसकी बात करता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की वो बात करता है। तो चलिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम लोग सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में क्या होगा, देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में देखो, यहां पर जो है यहां पर 3 क्लोराइड बाहर है। 3 क्लोराइड बाहर है, मतलब ये 3 मोल AgNO3 से रिएक्ट करके क्या देगा भैया, 3 मोल AgCl का क्या देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। ये 2 क्लोराइड बाहर है, इसलिए ये 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके 2 मोल क्या देगा, AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। ऐसे ही ये 1 मोल AgNO3 से रिएक्ट करेगा और 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। ये भी सेम 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट देगा, और ये AgNO3 से रिएक्शन ही नहीं करेगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो जितने क्लोरीन बाहर हैं, जितने क्लोराइड बाहर हैं, वही क्या करेंगे, उतने मोल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेंगे, उतने मोल सिल्वर नाइट्रेट से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ऐसे ही है, जो दूसरा प्रूफ है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल conductivity is directly proportional to number of ions, directly proportional to number of ions, number of ions, directly proportional to number of ions। तो यहां पे देखो, अगर इसको आयनाइज कराएंगे तो कितने आयन बनेंगे, 3 और 1 4, यहां 2 और 1 3, यहां पर 1 और 1 2। देखो भैया, ये कॉम्प्लेक्स आयन अपने आप में एक ही आयन है, इसमें और अलग अलग आयन मत गिनना, स्क्वायर ब्रैकेट की चीजें बाहर नहीं आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट की जो चीजें हैं ना वो बाहर नहीं आएगी भाई। तो आयनाइज कराएंगे ना, इसको पानी में डालेंगे, इस कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो 3 क्लोराइड आयन बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये 3 माइनस आयन बनेगा। तो कितना आयन हो जाएगा टोटल, 3 और 1 4, यहाँ 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, और यहाँ पर 1 ही रहेगा, कोई आयनाइजेशन वायनाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो जितना नंबर ऑफ आयन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। मान लो इसको 1 दे दूं, 2 दे दूं, या ऐसे 1 2 तो अभी दे दिए, ABC दे, A B C, ये दोनों तो सेम होगा,
और इसको डी दे देता हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, ए बी सी डी। नंबर ऑफ आयंस देखो एक बार बताता हूं। नंबर ऑफ आयंस देखो जी, इसको पानी में घोलोगे तो किसमें बटेगा, 3 क्लोराइड बनेगा, बाहर का जो काउंटर आयन है वो बाहर चले जाएंगे, और ये अमोनिया 6 टाइम और माइनस प्लस 3 होगा, माइनस प्लस, ठीक है ऐसे। तो ये एक आयन बन गया, ये 3 आयन अलग बना, 4 आयन हुआ। ऐसे ही इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्लोराइड माइनस प्लस CuNH3 5 टाइम्स, और ये Cl2, ये 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आयन बन गया, 2 और 1 3। हो गया। अब आगे है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट जिसको बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, मेरे को बता सकते हैं क्या आप लोग हैं, क्या क्या आता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोले, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब राउल्ट्स लॉ, है। और क्या आता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब क्या है भाई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है या क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट बोलते हैं। तो जो भी क्रायोस्कोपिक प्रॉपर्टी है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। हाँ, उसको नहीं मिटाऊंगा तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है जी, है ना। तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। तो मेरी बात एक बार सुन लेंगे फिर लिख लेंगे, देखिएगा मेरी बात सुनो ध्यान से। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ आयंस, या बोलते हैं ये लोग पार्टिकल्स, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयंस। तो जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा, जितने ज्यादा आयन होगा, उतना ही हम, अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देख रहे हैं तो वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। जितना ज्यादा आयन होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा आयन होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और जितना आयन होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अब देखो मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, जब कभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, जब कभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन में घोला जाता है, जैसे कि मैं शक्कर को घोल रहा हूं पानी में, शक्कर को घोल रहा हूं पानी में, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। वेपर प्रेशर कम होने का कारण क्या है, जब सॉल्यूट घुलता है किसमें, सॉल्यूशन में, तो जो उसके सरफेस पे जो एटम्स रहते हैं ना, या मॉलिक्यूल्स रहते हैं किसके, सॉल्वेंट के, उसको कौन रिप्लेस कर देता है, सॉल्यूट रिप्लेस कर देता है। अब वो वेपर का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, कम।
तो वेपर जो ढक्कन पे, अपने ढक्कन पे जो प्रेशर लगा रहा था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। आप कभी ये देखना, ऐसे ही पानी का डिब्बा आधा भर के रख देना और ढक्कन लगा देना, कितना ऊपर वेपर जमता है उसको देखना। एक बार आप क्या करना, गुलाब जामुन का चाशनी को भर देना और ढक्कन लगा देना। अब देखना कहां पे वेपर ज्यादा बनता है, कहां बनेगा, पानी वाले में यार। क्यों, क्योंकि वहां पर सॉल्यूट बहुत कम है और जो चाशनी था उसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। तो सॉल्यूट बहुत ज्यादा है इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए वेपर कम बनेगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ही उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। ऐसे ही होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि मैं बोलूं, हम लोग नमक डालते हैं कोई चीज में, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नमक डालते हैं, नमक क्या है भाई, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। वोलाटाइल मतलब वो उड़ के बाहर नहीं जाएगा, NaCl कभी नहीं जाएगा, वो पानी भले चले जाएगा लेकिन वो वहीं रहेगा। तो वो जितना हम नमक डालेंगे उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के जब कोई चीज उबलेगा तो वो जल्दी उबल जाएगा यार। इसलिए कोई चीज को उबालने के लिए, चाहे आलू हो चाहे अंडा, क्या डाल देते हैं उसमें, नमक डाल देते हैं, तो जल्दी उबल जाता है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, अगर पानी 0 डिग्री में जम रहा है, पानी 0 डिग्री में जम रहा है, तो ऐसा कुछ करें कि वो -5 में जमे। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करना हमको, और कम करना है। तो इसका यूज क्या है मैं बताता हूं। इसका यूज ऐसा होता है, जैसे कि जिन रीजन में, जैसे यूरोप के रीजन में फ्रीजिंग पॉइंट जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, तो वहां पर कैल्शियम क्लोराइड या ऐसे कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट छिड़के जाते हैं, जिसके कारण से वहां जो बर्फ जमी है या वहां पे जो जमीन है, वहां वाटर वेपर है, उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो जो -5 में जमने वाला बर्फ अब -20 में जमेगा। तो -20 होगा तभी बर्फ जमेगा वहां पे, अदरवाइज नहीं जमेगा। इसलिए रोड क्या रहता है, क्लीन रहता है। इसीलिए आप देखना, अगर बर्फ में नमक डाल दिया जाए तो नमक क्या करने लगता है, बर्फ पिघलने लगता है। क्यों पिघलता है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का अब कम होने लगता है। मतलब और टेम्परेचर को कम करोगे तब मैं बर्फ में बना रहूंगा, अदरवाइज मैं पिघल जाऊंगा। ठीक, तो उसमें दूसरे लोग आए हैं लॉजिक देते हैं, लेकिन साइंस उसका केमिस्ट्री है भाई। तो नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि बर्फ में कीड़ा रहता है, वो बाहर आते हैं इसलिए बर्फ गल जाता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उसका क्या होता है यार, फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जाता है। नमक डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट जितना नमक डालोगे उतना जल्दी गलेगा, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। देखो, तो जो आइसक्रीम वाले रहते हैं ना, पुराने जमाने में कुल्फी बेचने वाले लोग आते, तो कुल्फी बेचने वाले लोग क्या करते थे, बर्फ का टुकड़ा डाल के उसमें नमक डाल देते थे। उससे क्या होता था, वो बर्फ पिघलता था और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होने लगता था। ठीक है, वो कम होने लगता था ना, तो बर्फ का टेम्परेचर अपने आप अपनी इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम करके टेम्परेचर को और लो कर देता था, है ना। और टेम्परेचर को लो करेगा तो कुल्फी जो था वो जल्दी जम जाता था, इसलिए बर्फ में नमक डाला जाता था। बर्फ में इसलिए नमक डाला जाता था, ये साइंस है भाई। मेल, हाँ बिल्कुल, इंटरनल थर्मोडाइनमिक्स है उसमें, थर्मोडाइनमिक्स है। वहां पर लोअरिंग ऑफ और लो होगा मेल्ट होने के बाद, आइस में कन्वर्ट नहीं होता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट स्लाइटली और कम होता है, आल्दो वो आइस नहीं बनेगा लेकिन वो मेल्ट होगा तो उसका टेम्परेचर और डाउन है। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हम उसमें क्या मिला रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं। तो भैया सॉल्यूशन असर तो दिखाएगा ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां पर इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस।
तो ये है आपका, ये सिज्विक क्या बोलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कि अगर कोई मेटल है, मान लो 4 ही लिगेंड लगाता हूं और लिगेंड यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तब क्या रहता है, जो डोनर है उस पे पॉजिटिव और एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके के से इसको सॉल्व करने से मेटल पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है। सिज्विक ऐसे दिखा रहा था एरो बना के, तो उसको जस्टिफिकेशन पूछा गया या साइंटिस्ट लोगों ने जस्टिफिकेशन दिया आगे चल के, तो बोला गया कि ये जो एरो वाला नोटेशन है उस नोटेशन से क्या हो रहा है कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि हम सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किससे दिखा रहे हैं, एरो वाले मार्क से दिखा रहे हैं। इस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन मेटल पे ज्यादा हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर। इस कारण से आजकल अब वो एरो वाला नोटेशन हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है, क्योंकि इससे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन मेटल पे ज्यादा होता दिख रहा था, जिससे मेटल की स्टेबिलिटी कम हो जा रही थी। ठीक है, हम लोगों को तो कभी नहीं पढ़ाया गया ये, लेकिन बुक में दिया हुआ है। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी बॉन्डेड एटम्स हैं वो टोटल चार्ज उनमें क्या होता है, 0 होता है। टोटल चार्ज 0 रखने की कोशिश ये लोग करते हैं। जैसे ही चार्ज का एक्यूमुलेशन किसी भी मेटल पे होने लगेगा, किसी भी मेटल पे होने लगेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा बोलता है। इसी हिसाब से वो बात करता है, किसकी बात करता है वो, मेटल कार्बोनाइल। तो ये कार्बोनाइल लिगेंड है ना, ये क्या है, कार्बोनाइल लिगेंड है। तो ये कार्बोनाइल लिगेंड है। अब ये कार्बोनाइल जो लिगेंड है मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे दिखेगा देखो, ये और ये ऐसे। अब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये समझ आया कैसे हुआ, देखो ये इसको सॉल्व किए तो इसका नेगेटिव यहाँ और पॉजिटिव यहाँ, इसको सॉल्व किए तो इसका नेगेटिव यहाँ और इसका पॉजिटिव यहाँ। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके हो जाएगा इसका 0, है ना। ये अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन मेटल पे ज्यादा हो गया। इस कंडीशन में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इस कंडीशन में मेटल क्या करता है, अब इसने एक्यूमुलेटेड जो इलेक्ट्रॉन है उसको वापस से लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है और क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। इसी को बोलते हैं पाई बॉन्डिंग या पाई एसिडिटी ऑफ लिगेंड, है ना। अब ये मेटल वापस से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब बोलेंगे इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर कोई भी चार्ज मेटल पे एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है। कोई भी चार्ज मेटल पे एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे ही तो ये 4 कंपाउंड मेरे को दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। अब वो पूछ रहा है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से मोस्ट अनस्टेबल है, मोस्ट अनस्टेबल। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, यहां पे मैं बता रहा हूं, देखना। सारे के सारे जगह
मेटल है एल्यूमिनियम, और सारे के सारे जगहों पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, लिगेंड मेटल को डोनेट कर रहा है। तो ऐसा फैक्टर जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करा दे, डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को क्या करे, मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है ना उसको क्या करे, थोड़ी कम कर दे, वो इफेक्ट क्या करेगा, कंपाउंड को स्टेबल करेगा, और जो केवल देगा ही देगा वो वाला चीज अनस्टेबल करेगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके मैं समझाता हूं, देखने। ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हैं, लेकिन ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो ये डोनेटेड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको क्या करके रखेंगे, अपनी तरफ खींच के रखेंगे। अपनी तरफ खींच के रखेंगे ना, तो ये क्या करेंगे भैया, अपनी तरफ खींच के रखे हैं तो मेटल पे ज्यादा चार्ज नहीं जा पाएगा, इसलिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल होंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, दोनों में डोनर जो है नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे एक कहानी है भाई, ये है साइनाइड। क्या है, साइनाइड, जहां पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके कॉम्प्लेक्स बनाया है मेटल से। इसमें कहानी ये है कि ये भैया पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, या पाई बॉन्ड्स हैं तो पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो ये एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे मिल रही है उसको वापस से उसके पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दे देता है, जिससे ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों, ड्यू टू पाई बैक बॉन्डिंग, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्यूमुलेट हो रहा था वो वापस से कहां चले जाता है, मिथाइल साइनाइड के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। अब हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ये दोनों चीज सॉल्व हो गया कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की ओर कम और अपनी ओर ज्यादा रखेंगे, इसलिए मेटल पे चार्ज एक्यूमुलेशन कम होगा, इसलिए दोनों स्टेबल, फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाले। फिर नाइट्रोजन में मिथाइल साइनाइड में पाई बॉन्डिंग है इसलिए स्टेबल है। अब अमोनिया में भैया, अमोनिया में केवल और केवल नाइट्रोजन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और नाइट्रोजन एक्सेप्ट करने के किसी भी कंडीशन में नहीं है। इस कंडीशन में इस एल्युमिनियम पे इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन होगा, ज्यादा होगा बिल्कुल, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे कम स्टेबल होगा।